हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था, और इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था की पहली क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स या किस प्रकार अंग्रेज़ हमारे भारत में आए, किस प्रकार उनका आगमन हुआ और किस प्रकार उन्होंने पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया था सन 1772 ईस्वी तक, और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं सन 1765 ईस्वी से लेकर के सन 1772 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डायरकी लगाई गई थी, अद्वैत शासन लगाया गया था, ड्यूअल गवर्नेंस लगाई गई थी। कहाँ पर? बंगाल में। और उन्हीं 7 सालों के पीरियड को कहा गया भारत की लूट। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं 7 सालों में भारत के सबसे धनी तथा सबसे संपन्न राज्य बंगाल को सबसे गरीब तथा सबसे दरिद्र राज्य बना करके छोड़ दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा या फिरंगियों के द्वारा। लेकिन जैसे ही अदर यूरोपियन कंट्रीज या अन्य यूरोपीय देशों का प्रेशर पड़ा किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। और ब्रिटेन को जैसे ही इस बात के बारे में पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहाँ पर? भारत में। वो व्यापार तो कर ही रहे हैं और व्यापार के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाथ आजमा रहे हैं। तो बस वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारत तथा ब्रिटेन के अंदर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कुछ एक्ट्स पारित करके भारत भेजे जाएंगे। और ध्यान रखेंगे, यहीं से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होगी। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा आने वाला टॉपिक ही क्या होगा? द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था के तहत हमें सबसे ही पहला टॉपिक क्या कवर करना था? द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और ध्यान रखेंगे, भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 फेजेस में या 2 चरणों में पढ़ेंगे, जिनमें से पहला चरण हुआ करेगा कंपनी रूल इन इंडिया या भारत में कंपनी का शासन। भारत में कंपनी का शासन। और जो कब से कब तक चलेगा? सन 1773 से लेकर के सन 1853 तक के जितने भी एक्ट पारित करके ब्रिटेन से भारत भेजे जाएंगे, वो ब्रिटिश क्राउन किसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। लेकिन जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होगा या 1857 का विद्रोह होगा, तो बस 1858 से भारत में प्रशासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेगा ब्रिटिश क्राउन। और बस अगला फेज होगा ही क्या? भारत में क्राउन का शासन या क्राउन रूल इन इंडिया या भारत में ताज का शासन। भारत में ताज का शासन, जिसके बारे में हम कब से कब तक डिस्कस करेंगे? ध्यान रखेंगे, भारत में ताज के शासन की शुरुआत होगी 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर के,
और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1947 तक या भारत के आज़ाद होने तक। भारत के संवैधानिक विकास को हमें 2 फेजेज में या 2 चरणों में डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला चरण है भारत में कंपनी का शासन या कंपनी रूल इन इंडिया, और ध्यान रखेंगे जिसका दूसरा चरण है क्राउन रूल इन इंडिया या भारत में ताज का शासन या भारत में क्राउन का शासन। भारत में कंपनी के शासन के तहत हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे पहला ही एक्ट पारित करके भेजा जाएगा सन 1773 ईस्वी में, जो कहलाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। इसके बाद सन 1784 में पारित करके भेजा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। ध्यान रखेंगे इसके बाद भारत भेजा जाएगा सन 1793 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। इसके बाद 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर तथा 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। ये वो एक्ट्स है जो पारित करके भेजे जाएंगे ब्रिटेन से या लंदन से। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए भेजेगा कौन? ब्रिटिश क्राउन। सबसे पहला भेजा जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हालांकि 2 सेटलमेंट एक्ट या 2 संशोधन अधिनियम भी हुआ करते थे, जिनके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। एक हुआ करता था सेटलमेंट एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम का ही संशोधन अधिनियम हुआ करता था, जो पारित करके भेजा गया था सन 1781 ईस्वी में। और किस लिए भेजा गया था? जो भी कमियां या जो भी खामियां ब्रिटिश क्राउन को सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नज़र आई थी, बस उन्हीं कमियों या खामियों को दूर करने के लिए उसका एक संशोधन अधिनियम पेश करके या पारित करके भारत भेजा गया था सन 1781 का संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखेंगे सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का भी एक सेटलमेंट एक्ट भारत आया था सन 1786 ईस्वी में, जो हुआ करता था सेटलमेंट एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम का संशोधन अधिनियम, जो पारित करके भेजा गया था सन 1786 ईस्वी में। लेकिन हमें उनके बारे में डिस्कस करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंस रखते हुए एक्ट हुआ करते थे, जो भारत भेजे गए थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उन सभी एक्ट्स के बारे में हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखेंगे सन 1857 के रिवोल्ट के बाद हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ उससे 90 वर्ष पहले भी हमारा भारत आज़ाद हो सकता था। कब? सन 1857 ईस्वी में। लेकिन एकजुटता न होने के कारण और किसी एक निश्चित तिथि पर विद्रोह न होने के कारण हम 90 वर्ष पहले आज़ाद नहीं हुए। अदरवाइज सन 1857 में 1857 ईस्वी में ही एक रिवोल्ट किया गया था, एक बड़ा विद्रोह किया गया था। और जैसे ही 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी मिली ब्रिटिश क्राउन को, तो बस वैसे ही उसने सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबोलिश्ड कर दिया था, बंद कर दिया था। और सन 1858 ईस्वी में भारत में शासन करने की या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की या प्रशासन चलाने की पूरी बागडोर ब्रिटिश क्राउन ने अपने ही हाथों में ले ली थी। और ध्यान रखेंगे सन 1858 से ही भारत में शुरू हो जाएगा क्राउन रूल इन इंडिया या भारत में ताज का शासन। ध्यान रखेंगे जिसके तहत भारत भेजा जाएगा सन 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रखेंगे इसके बाद पारित करके भेजा जाएगा सन 1861 ईस्वी का
भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट। इसी के तहत अगला एक्ट पारित करके भेजा जाएगा सन 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम के नाम से ही। ध्यान रखेंगे, इसके बाद भारत भेजा जाएगा सन 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ध्यान रखेंगे, इसके बाद पारित करके भेजा जाएगा सन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ध्यान रखेंगे, इसके बाद पारित करके भेजा जाएगा सन 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। ध्यान रखेंगे, इसके बाद पारित करके भेजा जाएगा सन 1940 का अगस्त ऑफर या सन 1940 में भारत भेजा जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे, सन 1942 में 1942 सन 1942 में भारत भेजा जाएगा क्रिप्स मिशन और सन 1946 में भेजा जाएगा कैबिनेट मिशन। और ध्यान रखेंगे, लास्ट वॉज सन 1947 1947 ईस्वी में भेजा जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारत स्वतंत्रता अधिनियम। सन 1947 में भारत भेजा जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में या पूरे के पूरे भारत के संवैधानिक विकास में हमें इन्हीं सब एक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। हमें सब इन्हीं अधिनियमों के बारे में डिस्कस करना है जो पारित करके भेजे जा रहे थे, कहाँ से, ब्रिटेन से या लंदन से। सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना कंपनी रूल इन इंडिया या भारत में कंपनी के शासन को, जिसके तहत भेजे गए थे सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर तथा 1853 का चार्टर। और जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे कंपनी रूल इन इंडिया, बस वैसे ही हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल इन इंडिया या भारत में ताज के शासन के बारे में। सन 1858 का भारत शासन अधिनियम, सन 1861 का भारत परिषद अधिनियम, सन 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सन 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, सन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सन 1940 का अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव, सन 1942 में भारत भेजा जाएगा क्रिप्स मिशन, सन 1946 में भारत भेजा जाएगा कैबिनेट मिशन और सन 1947 में भारत भेजा जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो
शुरुआत करते हैं कंपनी रूल इन इंडिया या भारत में कंपनी के शासन की। भाई मेरा मानना ऐसा है कि आप सभी लोग साथ के साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे और आप सभी को साथ के साथ नोट करते हुए ही चलना है, इसलिए मैं साथ के साथ रफ करते हुआ भी चल रहा हूँ। ठीक है भाई। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कंपनी रूल इन इंडिया या भारत में कंपनी के अधीन जो शासन किया गया था उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन 1772 ईस्वी में। हमने बताया था आप लोगों को कि सन 1772 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में या लंदन में, और भारत का बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया था किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को। और बस उसी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सन 1772 ईस्वी में सबसे पहला ही कार्य क्या किया गया था? सबसे पहला कार्य किया गया था बंगाल के द्वैध शासन का अंत। बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया गया था किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और ध्यान रखेंगे सन 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल के अंदर एक पोस्ट बनाई गई थी, एक पद बनाया गया था जो कहलाता था डीसी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीसी कहलाया करता था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट भी सन 1772 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन ये कार्य वॉरेन हेस्टिंग्स के कब हुआ करते थे? ये कार्य वॉरेन हेस्टिंग्स के केवल और केवल तब तक हुआ करते थे जब तक रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में नहीं आया था। तो बस हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को, या सन 1772 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था, कोई डायरेक्ट नियंत्रण नहीं हुआ करता था किसका? ब्रिटिश क्राउन का। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश क्राउन को पता चला कि भारत में गैर कानूनी तरीकों से या अपने अधिकारों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके गवर्नर्स, तो बस ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अलग अलग एक्ट्स पारित करके कहाँ से भेजे जाएंगे? ब्रिटेन से। तो सन 1773 ईस्वी में पारित करके भेजा जाएगा सबसे पहला ही एक्ट जो कहलाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, या सन 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ध्यान रखेंगे सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या सन 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत सबसे पहला ही कार्य क्या किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ करते थे, व्यापारिक एकाधिकारों को बीस वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, या 20 वर्ष प्लस किया जाएगा, या इंक्रीज किया जाएगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था क्या हुआ करते थे एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकारों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया एज पर दिस एक्ट, या इस एक्ट के तहत या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
ध्यान रखेंगे, एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं जिसे अभी तक कहा जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर, उसे अब क्या कहा जाने लगेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल का गवर्नर जनरल। क्यों कहा जाने लगेगा, आइए समझते हैं। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी से क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी, जो हुआ करती थी बंगाल, मद्रास तथा मुंबई या बॉम्बे। बंगाल के गवर्नर के अधीन ही कर दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास प्रेसिडेंसी भी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी। अब डेफिनेटली एक गवर्नर के नीचे तो 2 अलग अलग गवर्नर काम नहीं कर सकते थे, इसलिए बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को इंक्रीज करना पड़ा और जिसे अभी तक कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, अब उसे कहा जाने लगेगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और ध्यान रखेंगे इस समय ये चाहे तो आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर और चाहे आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या जाएगा भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स ही जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स। हालांकि गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय या गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय के नाम से हमारे पास पूरा एक टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, जिसके बारे में हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम हिस्ट्री की क्लासेस में मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडियन पॉलिटी के तहत में पॉइंट्स जो कंपनी रूल इन इंडिया तथा क्राउन रूल इन इंडिया में आएंगे उन सभी को डिस्कस करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो बस ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर, चाहे आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर देन विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स, या आंसर क्या चला जाएगा भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स चला जाएगा। ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत सन 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। उच्चतम न्यायालय जो बनाया ही कहाँ पर जाएगा, इन कैलकाटा या कलकत्ता में। कलकत्ता में बनाया जाएगा सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सन 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय बनाया जाएगा। कहाँ पर, कलकत्ता में, या एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी जो कहाँ पर की जाएगी, कलकत्ता में की जाएगी। और ध्यान रखेंगे इस उच्चतम न्यायालय में हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है या 31 होती है, जिनमें से एक होता है मुख्य न्यायाधीश तथा 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश। एक होता है चीफ जज तथा 30 होते हैं अन्य जज या अदर जजेज। ध्यान रखेंगे जिस समय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी सन 1774 के समय में एक हुआ करता था चीफ जज या एक हुआ करता था मुख्य न्यायाधीश, जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे। और 3 हुआ करते थे अदर जजेस या 3 हुआ करते थे अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश जिनके नाम हुआ करते थे क्रमशः
लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर तथा लॉर्ड लिमेंस्टर। एक हुआ करता था मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड एलिजा इम्पे। 3 हुआ करते थे अन्य न्यायाधीश जिसका नाम हुआ करते थे क्रमशः लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर तथा लॉर्ड लिमेंस्टर। कहानी अभी तक भी सही चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई? प्रॉब्लम भाई साहब तब क्रिएट हुई जब बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्ती हो गई कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे के साथ। मतलब कहने का ये कि एक तरफ हुआ करता था बंगाल का गवर्नर जनरल जिसका नाम हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, तथा दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था लॉर्ड एलिजा इम्पे। इन दोनों में आपस में क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई या दोस्ती हो गई। तो बस किसी भी व्यक्ति पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया करता वॉरेन हेस्टिंग्स और उन्हीं इल्ज़ामों के तहत उसको कोर्ट में पहुंचा दिया करता। कहाँ पर? इन कैलकाटा या कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के अंदर। और बस जो सज़ा कहता वॉरेन हेस्टिंग्स वही सज़ा सुना दी जाती लॉर्ड एलिजा इम्पे के द्वारा। क्या ऐसा कभी हमारे इतिहास में हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं 3 व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे जिनको बेगुनाह होते हुए भी फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड एलिजा इम्पे के द्वारा। किसके कहने पर? वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर। और वो 3 व्यक्ति हुआ करते थे जिनके नाम हुआ करते थे क्रमशः नंद कुमार, चैत सिंह तथा घसीटी बेगम। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं सन 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा, जो नेतृत्व कर रहा था कहाँ से? बंगाल से। और उसका साथ देने में 2 व्यक्ति और उसके साथ खड़े हुए थे। एक हुआ करता था भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा दूसरा हुआ करता था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेकिन उसी मीर कासिम के 2 मंत्री हुआ करते थे। कौन? नंद कुमार तथा चैत सिंह। और ध्यान रखेंगे उसी मीर कासिम की मौसी हुआ करती थी। कौन? घसीटी बेगम। मीर कासिम के 2 मंत्री और मीर कासिम की मौसी घसीटी बेगम को जैसे ही ये पता चला कि अपने अधिकारों का गलत रूप से इस्तेमाल कर रहा है कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, तो बस उनके द्वारा विरोध किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स का। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा उन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया और उनको भी भेज दिया गया उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में। और बस वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर ही नंद कुमार, चैत सिंह तथा घसीटी बेगम तीनों को ही फांसी की सज़ा सुना दी गई। किसके द्वारा? लॉर्ड एलिजा इम्पे के द्वारा। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली किनको? अंग्रेजों को या फिरंगियों को, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक एक्ट पारित करके भारत भेजा जो कहलाया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुए थे। कितने वर्षों के? 20 वर्षों के। इसलिए अगला एक्ट पारित होकर आना ही कब था? सन 1793 ईस्वी में। लेकिन जैसे ही पता चला कि बंगाल का गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गैर कानूनी तौर से या असंवैधानिक रूप से क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, तो बस वैसे ही क्या किया गया? वैसे ही तत्काल प्रभाव से एक और एक्ट पारित करके भारत भेजा गया जो कहलाया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या सन 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम।
रफ करते हैं भाई। ध्यान रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का ही एक संशोधन अधिनियम भी आया था, जो आया ही कब था? सन 1781 ईस्वी में इसका एक संशोधन अधिनियम भी आया था, लेकिन उसके बारे में पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखेंगे, अगला एक्ट पारित करके भेजा गया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने अधिकारों का गलत रूप से इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही नंद कुमार, चैत सिंह तथा घसीटी बेगम को गैर कानूनी रूप से सज़ा दिलवा दी गई थी, या उनको फांसी की सज़ा दिलवा दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड एलिजा इम्पे के द्वारा। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट को तात्कालिक रूप से भेजा गया था किसके लिए? वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए। ध्यान रखेंगे, यदि हम बात थोड़ी अलग करें हटके, तो सन 1785 ईस्वी में, हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स को सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही क्या कर लिया गया था? वापस बुला लिया गया था। और सन 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्या लगाया गया था? इम्पीचमेंट लगाया गया था, या वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। क्या है इम्पीचमेंट या क्या है महाभियोग? हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर कानूनी कार्य करे तो उसको देने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक सज़ा का प्रावधान है, और वो है ही क्या? महाभियोग या इम्पीचमेंट। कहने का मतलब ये कि यदि भारत का राष्ट्रपति गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य करता है या असंवैधानिक रूप से कोई कार्य करता है, तो उसको देने के लिए हमारे पास केवल एक सज़ा होती है। उस पर हम क्या लगा सकते हैं? इम्पीचमेंट लगा सकते हैं। उस पर हम क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। और उस महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। मतलब ये कि महाभियोग इज़ अ प्रोसेस या इम्पीचमेंट इज़ अ प्रोसेस। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, और फिर वायसरॉय, और फिर उसी के बाद इसी पोस्ट को तो अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है या प्रेसिडेंट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सन 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया या इम्पीचमेंट लगाया गया, और इम्पीचमेंट लगा करके इसको किस पद से हटाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से हटाया गया, और भारत भेजा गया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखेंगे, एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत सबसे पहला ही कार्य क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टेड किए गए 6 BOC या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर,
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक हुआ करता था गवर्नर, एक हुआ करता था डेप्यूटी गवर्नर तथा 24 हुआ करते थे COD या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन सन 1784 ईस्वी में 6 क्या बनाए गए, BOC बनाए गए या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए। कहने का मतलब ये 6 पद बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी में और इनको क्या अधिकार दिए गए, इनके पास अधिकार हुआ करते थे कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी प्रेसिडेंसी का कोई भी गवर्नर तथा बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपने अधिकारों का गलत रूप से इस्तेमाल करके या अपने अधिकारों का गलत रूप से इस्तेमाल करता है तो उसके उन ऑर्डर्स को या उसके उन परमिट को कैंसिल करने की पावर हुआ ही किनके पास करती थी, BOC के पास हुआ करती थी या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास हुआ करती थी। कहने का मतलब ये, यदि बंगाल का गवर्नर जनरल अथवा मद्रास तथा बम्बई का गवर्नर अपने आधिकारिक क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई भी गैर संवैधानिक या असंवैधानिक निर्णय लेता है तो उस निर्णय को कैंसिल करने के अधिकार किनके पास हुआ करते थे, BOC के पास हुआ करते थे या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे इन BOC की या इन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो सैलरी हुआ करती थी, जो वेतन हुआ करता था, वो आया ही कहाँ से करता था, इन लंदन या लंदन से आया करता था। या ब्रिटेन से आया करता था। और ऐसा क्यों लिखा गया है कि इनका वेतन लंदन या ब्रिटेन से आया करता था, क्यों? क्योंकि जैसे ही अगला एक्ट पारित होकर भारत भेजा जाएगा तो उसमें इन सब की सैलरी कहाँ से, इंडियन रेवेन्यू से या भारत की राजस्व से ही या भारतीय राजस्व से ही दी जाने लगेगी। इसलिए सन 1784 में इन BOC को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो वेतन हुआ करता था वो लंदन से आया करता था और सन 1793 के बाद इन्हीं का वेतन कहाँ से दिया जाने लगेगा, इंडियन रेवेन्यू से या भारतीय राजस्व से दिया जाने लगेगा। ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार तथा प्रशासन को पृथक किया गया या अलग अलग किया गया। ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार तथा प्रशासन को पृथक किया गया। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार हुआ करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन हुआ करता था उन दोनों को बांट दिया गया, उन दोनों का डिवाइडेशन कर दिया गया एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत या पिट्स इंडिया अधिनियम सन 1784 के तहत। ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत एक और कार्य किया गया और वो कार्य क्या किया गया, एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत ध्यान रखेंगे हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं यदि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 बॉडीज कार्य करती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं विधायिका, एक होती है एग्जीक्यूटिव जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कार्यपालिका तथा एक होती है जुडिशरी जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं न्यायपालिका। तो इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को भी पृथक किया गया। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक किया गया। क्या है इसका मतलब, आइए समझते हैं। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं यदि किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किसी भी देश का प्रशासन चलाना है तो उस प्रशासन को चलाने के लिए हमारे पास 3 बॉडीज़ होनी अनिवार्य हैं।
3 निकाय होने अनिवार्य हैं। सबसे पहला लेजिस्लेटिव या विधायिका, सबसे पहला लेजिस्लेटिव या विधायिका। और विधायिका का कार्य ही क्या होता है? टू मेक द लॉ, या विधि का निर्माण करना ही कार्य होता है किसका? विधायिका का। ध्यान रखेंगे। दूसरी बॉडीज होती है एग्जीक्यूटिव, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कार्यपालिका, जिसका कार्य होता ही क्या है? जिसका कार्य होता है विधायिका के द्वारा जो लॉ बनाया गया है, जो विधि का निर्माण किया गया है, जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा, उसी कानून को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है, जिसके तहत हमारे पास क्या आ जाती हैं? हमारी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें। और ध्यान रखें, एक होती है जुडिशरी, जिसे हम कह सकते हैं न्यायपालिका। और वो कानून पूरी तरह से कार्य कर भी रहा है अथवा नहीं, या उस कानून का निरीक्षण करने का कार्य ही कौन करती है? न्यायपालिका करती है। एक बार फिर से समझते हैं। किसी भी देश के चलाने के लिए 3 बॉडीज या 3 निकाय कार्य करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है टू मेक द लॉ, कार्यपालिका का कार्य होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और ध्यान रखेंगे न्यायपालिका का कार्य होता है टू एग्जामिन द लॉ। मतलब क्या है? मतलब ये कि किसी भी कानून को जब बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। उस कानून को लागू किया जाता है किसके द्वारा? कार्यपालिका के द्वारा। और उस कानून का निरीक्षण कराया जाता है, निरीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? जुडिशरी या न्यायपालिका के द्वारा। बस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही, या पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक पृथक कर दिया गया था। मतलब कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, तथा न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा प्रावधान किया गया था सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये प्रावधान तो आज भी एप्लीकेबल है। मतलब हम जानते हैं कि यदि कोई भी कार्य हमारी जुडिशरी करती है तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारी क्या? एग्जीक्यूटिव। और यदि कोई कार्य एग्जीक्यूटिव कर रही है तो उसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता हमारी किसको? जुडिशरी को या न्यायपालिका को। तो इसी अधिनियम के तहत कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को भी क्या किया गया? पृथक पृथक किया गया या अलग अलग किया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट की या चार्टर अधिनियम की। एक बात और ध्यान रखेंगे, सन 1786 ईस्वी में एक और संशोधन अधिनियम पारित करके भेजा गया था ब्रिटेन से, जो सेटलमेंट एक्ट हुआ करता था, जो संशोधन अधिनियम हुआ करता था किसका? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट या सन 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम का ही। ध्यान रखेंगे। इसके बाद सन 1793 में पारित करके भेजा गया सन 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट या सन 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ध्यान रखेंगे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 के तहत 20 वर्षों के एकाधिकार बढ़ाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के,
जो सन 1793 ईस्वी में पूरी तरह से क्या हो जाने थे, खत्म हो जाने थे। तो बस सन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी के या EIC के व्यापारिक एकाधिकारों को या एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। समझते हैं भाई क्या है। सन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ करते थे उनको 20 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया या उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा कार्य इसी अधिनियम के तहत या इस एक्ट के तहत किया ही गया कि अभी तक जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, उनकी सैलरी कहाँ से आया करती थी? ब्रिटेन से आया करती थी या लंदन से आया करती थी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपको बताया था कि सन 1793 के चार्टर के बाद जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करेंगे, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हुआ करेंगे, उनकी जो सैलरी हुआ करेगी, उनका जो वेतन हुआ करेगा, वो कहाँ से दिया जाने लगेगा? इंडियन रेवेन्यू या भारतीय राजस्व से दिया जाने लगेगा। हमने बात की थी सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स की और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, डेप्यूटी गवर्नर, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, इन सब की सैलरी अभी कहाँ तक या अभी तक कहाँ से आया करती थी? ब्रिटेन से आया करती थी या लंदन से आया करती थी। लेकिन सन 1793 के चार्टर के तहत या सन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत इन सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स की या इन सभी ब्रिटिश अधिकारियों की जो सैलरी हुआ करेगी वो कहाँ से जाया करेगी? इंडियन रेवेन्यू से जाया करेगी या भारतीय राजस्व से जाया करेगी। ध्यान रखेंगे, एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत 21 अप्रैल या 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी को स्थापना की जाएगी ICS की या इंडियन सिविल सर्विसेज की। इंडियन सिविल सर्विसेज की 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी को ICS की स्थापना की जाएगी या इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की जाएगी। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल या 21 अप्रैल को ही तो हम मनाते हैं ICS डे या इंडियन सिविल सर्विसेज दिवस। क्या होती है इंडियन सिविल सर्विसेज? जी, इंडियन सिविल सर्विसेज वही होती है जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं। जिसे हम वर्तमान में IAS कहते हैं वह उस समय क्या हुआ करती थी? ICS हुआ करती थी या इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी को की गई थी। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि 21 अप्रैल को की गई थी ICS की स्थापना या इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना, तो बस
21 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं, ICS डे या इंडियन सिविल सर्विसेज दिवस या इंडियन सिविल सर्विसेज डे। ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत ही स्थापना की गई थी रेवेन्यू बोर्ड की या राजस्व बोर्ड की। और ध्यान रखेंगे सन 1793 ईस्वी में ही स्थापना की गई थी रेवेन्यू पुलिस या राजस्व पुलिस की। सन 1793 ईस्वी में ही सन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत राजस्व बोर्ड तथा राजस्व पुलिस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। क्या होती है राजस्व बोर्ड तथा क्या होता है राजस्व पुलिस? एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे भाई। थोड़ा सा टेक्स्ट कट रहा है भाई, ये इंडियन सिविल, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज लिखा हुआ है। यहाँ से रफ कर देते हैं, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज लिखा हुआ है, सामने से थोड़ा सा टेक्स्ट कट रहा है। सन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे जिनकी सैलरी अभी तक कहाँ से आया करती थी, लंदन से आया करती थी, अब उन सभी का वेतन कहाँ से दिया जाने लगेगा, अब उन सब का वेतन दिया जाने लगेगा भारतीय रेवेन्यू से या भारतीय राजस्व से। ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी को ही ICS या इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। 21 अप्रैल को ही हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, ICS डे मनाते हैं या दिस डे इज नोन एज सिविल सर्विसेज डे। और ध्यान रखेंगे सन 1793 ईस्वी में ही स्थापना की गई थी रेवेन्यू बोर्ड तथा रेवेन्यू पुलिस की। क्या होता है रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड या राजस्व पुलिस? आप सब जानते होंगे जितने भी राजस्व प्राप्त करने वाले बोर्ड भारत में हैं उन सभी को ही क्या कहा जाता है, राजस्व बोर्ड कहा जाता है, या वो सभी राजस्व बोर्ड के अंतर्गत ही आते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं जो भी छापे मारने वाली पुलिस होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, राजस्व पुलिस कहते हैं। आबकारी विभाग में जो भी पुलिस होती है उसी को क्या कहा जाता है, राजस्व पुलिस कहा जाता है। जो भी पुलिस राजस्व प्राप्त करती है बस वही क्या आ जाती है, राजस्व पुलिस के अंतर्गत आ जाती है। इसके पश्चात ध्यान रखेंगे पारित करके भेजा गया सन 1813 का चार्टर। चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। सन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भी 20 वर्षों के एकाधिकार प्राप्त हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए अगला एक्ट पारित करके भेजा ही कब जाना था, या 20 वर्ष पूरे ही कब होने थे, सन 1793 ईस्वी के बाद 20 वर्ष का समय लगता ही कब है, सन 1813 ईस्वी तक। लेकिन ध्यान रखें इस बार हुआ क्या, इस बार कंपनी के एकाधिकार नहीं बढ़ाए गए बल्कि कंपनी के अधिकार बढ़ाए गए। समझते हैं, कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को बीस वर्ष के लिए बढ़ाया गया, सॉरी अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
क्या है अधिकार। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं अभी तक सारे के सारे एकाधिकार किसके पास हुआ करते थे, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करते थे। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एकाधिकार से मतलब होता ही ये है कि भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के अधिकार केवल और केवल किसके पास होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होंगे या मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ट्रेडर्स के एक ग्रुप के पास होंगे। तो बस अभी तक केवल और केवल एकाधिकार हुआ करते थे किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन 1813 के चार्टर के तहत या 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत अब जो सिविलियन ट्रेडर्स है या जो नॉर्मली व्यापारी है कहाँ का, ब्रिटेन का, वो इंडिविजुअल आकर भी भारत में क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है सन 1813 के चार्टर के तहत। लेकिन ध्यान रखेंगे दो अधिकार ऐसे थे जो अभी भी बने हुए थे किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही, जिनमें पहला हुआ करता था ट्रेड ऑफ टी या चाय का व्यापार। और ध्यान रखेंगे दूसरा हुआ करता था ट्रेड बिटवीन चाइना या चीन के साथ व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को नहीं बल्कि अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन कंपनी के पास अभी भी दो एकाधिकार सुरक्षित हुआ करते थे, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार। कोई भी नॉर्मल व्यापारी आकर, कोई भी सिविलियन व्यापारी या ट्रेडर्स आकर ब्रिटेन से भारत में क्या कर सकता था, व्यापार कर सकता था। उसको छूट दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दो व्यापारिक एकाधिकार अभी भी सुरक्षित रखे गए थे किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मतलब ये कि कोई भी इंडिविजुअल व्यापारी आकर ना तो भारत से चाय का व्यापार कर सकता है, ना ही भारत में आकर चीन के साथ व्यापार कर सकता है। ये दोनों अधिकार अभी भी किसके पास सुरक्षित हुआ करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही सुरक्षित हुआ करेंगे। ध्यान रखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में ईसाई मिशनरियों को आगमन की अनुमति मिली, या इसी एक्ट के तहत ही होगा भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन। मतलब हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं क्रिश्चियनिटी में या ईसाई धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं उनको फादर या पोप या पादरी कहा जाता है, जो प्रचार प्रसार करते हैं अपने ईसाई धर्म का। अभी तक ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हुआ करती थी। मतलब अभी ब्रिटेन से कोई भी पादरी आकर के भारत में क्या नहीं कर सकता था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन की छूट दे दी गई, या अब क्या होगा, अब जितने भी ईसाई के पादरी हुआ करेंगे, पोप हुआ करेंगे, फादर हुआ करेंगे, वो भारत आकर के अपने धर्म का क्या कर सकेंगे, प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति पर भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति पर सॉरी 1 लाख पर एनम या 1 लाख सालाना खर्च किया जाएगा।
या इसी अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत, एक बार चेक कर लेते भाई आपका टेक्स्ट तो नहीं कट रहा कुछ। हाँ अब ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी अधिनियम के तहत या 1813 के चार्टर के तहत ही भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति पर 1,00,000 रुपये सालाना खर्च का क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि अब भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति पर 1,00,000 रुपये सालाना क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। क्लियर है? ये सभी प्रावधान हुआ करते हैं, ये सभी प्रोविजंस हुआ करते थे जो भेजे गए थे किसके तहत, सन 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही। दोस्तों आपकी क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, इसलिए ध्यान रखेंगे क्लास को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट सेशन में जैसे ही हमारी मुलाकात होगी तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे सन 1833 ईस्वी के चार्टर के बारे में। आई होप आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और कहानी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है भाई, 2 चीज़ें हैं, या तो आपको प्रोविजंस दे करके, प्रावधान दे करके एक्ट का नाम पूछ लिया जाएगा, या आपको एक्ट का नाम दे करके प्रावधान का नाम ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन की अनुमति इनमें से किस एक्ट के तहत प्राप्त हुई थी। सन 1858 का भारत शासन अधिनियम ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 पे दे देंगे सन 1793 का चार्टर, ऑप्शन नंबर 3 पे सन 1813 का चार्टर तथा ऑप्शन नंबर 4 पे सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सही आंसर आपका क्या चला जाएगा, सन 1813 का चार्टर एक्ट या सन 1813 का चार्टर अधिनियम। बाकी अभी आपकी क्लास बाकी है, कंटिन्यू चलता रहेगा आपका भारत का संवैधानिक विकास, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अभी क्लास यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे सन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट से या सन 1833 के चार्टर अधिनियम से। इस सत्र को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।